आज आपको आर्थिक समृद्धि और विकास इसके बारे में बताएंगे कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक समृद्धि क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं, क्योंकि साधारण तौर पर दोनों एक ही मान लिए जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के बीच में अंतर होता है। सबसे पहले हम आर्थिक विकास को लेते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है, यानी एक वृहद स्तर पर आर्थिक विकास शब्द को परिभाषित किया जाता है और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों के आधार पर आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। इसमें 3 श्रेणियां आती हैं। आर्थिक विकास को जो परिभाषित कर रहे हैं अर्थशास्त्री, उनको 3 वर्गों में रखते हैं। पहली श्रेणी में या पहले वर्ग में वो विद्वान आते हैं जो राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन और लगातार वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं कि अगर लगातार राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ रही है और लंबे समय से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ रहा है। इनमें से मुख्य रूप से मायर एवं बाल्डविन है, पॉल एल्बर्ट हैं, यंगसन है, साइमन कुजनेट्स हैं, ये सारे अर्थशास्त्री पहली श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी या दूसरे वर्ग में प्रोफेसर जैकब वाइनर, क्राउन, रॉस्टोव, डॉक्टर बेंजामिन हिगिंस, H.F. विलियमसन, ये सारे अर्थशास्त्री आते हैं और इन्होंने कहा है कि यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय लगातार बढ़ रही है तो वो देश आर्थिक विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। यानी आर्थिक विकास की संज्ञा इन्होंने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि से आंकी है। तीसरी श्रेणी में वो विद्वान आते हैं जिन्होंने जन सामान्य के कल्याण में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक माना है। इनमें डॉक्टर ब्राइट सिंह है, ओकेन है, रिचर्डसन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसमें इस संकल्पना में कहा गया है कि यदि व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर में सुधार हो रहा है, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है, उनके स्वास्थ्य और पोषण में वृद्धि हो रही है, तो ये सारी तत्व जो है आर्थिक विकास की ओर इशारा करते हैं। तो इस तरह से इनकी 3 धारणाएं हैं। पहली श्रेणी राष्ट्रीय आय की वृद्धि से संबंधित है, दूसरी श्रेणी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से संबंधित है और तीसरी है जन सामान्य के कल्याण में वृद्धि। ये तीनों आर्थिक विकास के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। आर्थिक विकास की जो परिभाषाएं हैं उसमें कुछ परिभाषाएं इन तीनों तत्वों की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर रही हैं। मायर एंड बाल्डविन ने कहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी इन्होंने वास्तविक राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक माना है। प्रोफेसर यंगसन ने आर्थिक प्रगति का तात्पर्य किसी समाज से संबंधित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि करना है। यानी किस तरह से आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति राष्ट्र की बढ़ती है, वही आर्थिक प्रगति बन जाती है। रॉस्टोव का मानना है कि आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी इन्होंने आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से संबंधित किया है कि पूंजी कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दर के मध्य और जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य इस प्रकार से सामंजस्य बैठता है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ता है। तो इन्होंने प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि को इसमें शामिल किया है। प्रोफेसर विलियमसन एंड बट्रिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एवं समृद्धि से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी देश अथवा क्षेत्र के निवासी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए करते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है आर्थिक विकास बढ़ रहा है। यानी कि सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन अगर निरंतर बढ़ रहा है, यदि लगातार बढ़ रहा है, क्रमानुसार तरीके से बढ़ रहा है, तो वो आर्थिक विकास का द्योतक होता है। क्राउस के शब्दों में आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को बताता है। इस प्रक्रिया का केंद्रीय उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का ऊंचा और बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। इन्होंने भी
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के बढ़ते हुए स्तर से आर्थिक विकास को मापा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में तभी होती है जब उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का स्तर बढ़ता हुआ रहता है। डॉक्टर डी ब्राइट सिंह के अनुसार आर्थिक विकास एक बहुआयामी घटना है जिसमें केवल मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि वास्तविक आदतें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करने वाले समस्त सामाजिक एवं आर्थिक सुधार भी शामिल रहते हैं। इनकी परिभाषा तीसरी श्रेणी की परिभाषा है, जिससे जन कल्याण के कार्य जन कल्याण में वृद्धि होती है, लोगों की वास्तविक आदतें हैं, शिक्षा के अवसर है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, आरामपूर्ण जीवन है, सुखी जीवन है। ये सारी चीज़ों में जो सुधार आर्थिक और सामाजिक शामिल है वही आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल आर्थिक विकास को परिभाषित करता है। ओकेन रिचर्डसन है, इन्होंने भी ब्राइट सिंह की तरह अपनी परिभाषा को कहा कि जन सामान्य के भौतिक कल्याण में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होना आर्थिक विकास का द्योतक है। यानी लोगों के हाथों में भौतिक कल्याण यानी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता अगर बढ़ रही है तो आर्थिक विकास हुआ माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। अर्थात भौतिक वस्तुएं तो उपलब्ध होनी ही चाहिए मनुष्यों को, लेकिन उनका जो सामाजिक रहन सहन का स्तर है उसमें भी उन्नति होनी चाहिए। यानी विकास तब माना जाता है जब सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो, बढ़ता हुआ परिवर्तन हो, क्रमबद्ध परिवर्तन हो, तो वो आर्थिक विकास माना जाता है। इस तरह से अगर इन सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को मिलाकर के अगर एक परिभाषा में बांधा जाए तो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी आती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोतरी होती है। यानी साधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए, मितव्ययता के साथ, कुशलता के साथ होना चाहिए और उनके प्रयोग से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय लगातार और लंबे समय तक बढ़ती हुई होनी चाहिए। धन और संपत्ति के बीच में गरीब और अमीर का भेद यानी विषमता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के रहन सहन के स्तर बढ़ना चाहिए, उनको ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए जो उनके कल्याण को बढ़ा सकें। आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया यानी निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, यानी इसमें निरंतरता का क्रम नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय यानी आर्थिक विकास की विशेषता है कि उस देश के जिसमें हम आर्थिक विकास को माप रहे हैं उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। दीर्घकालीन प्रक्रिया यानी निरंतरता होनी चाहिए, दीर्घकाल तक चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी वर्ष उत्पादन बहुत अच्छा हो जाए, किसी वर्ष उत्पादन एकदम से नीचे चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निरंतर चलने वाली और दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया आर्थिक विकास होती है। ये आकस्मिक नहीं होती है बल्कि दीर्घकाल लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश में जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनका कुशलता पूर्वक यानी मितव्ययता के साथ विदोहन या उपयोग किया जाता, बर्बाद नहीं होने चाहिए और उनका जो उत्पादन हो वो देश के लोगों के लिए लाभदायक भी होना चाहिए, आवश्यक भी होना चाहिए। जीवन स्तर और सामान्य कल्याण में सुधार। आर्थिक विकास की एक विशेषता है कि आर्थिक विकास तभी माना जाएगा जब जनसाधारण का कल्याण होता है, आर्थिक विषमता दूर होती है यानी खाई, गरीबी और अमीरी की खाई पड़ती है, सरकार का निवेश शिक्षा पर बढ़ता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बढ़ता है, जन कल्याण के कार्यों पर वृद्धि होती है जिससे लोगों का रहन सहन का ऊंचा स्तर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है।
आर्थिक विकास आवश्यक क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में कोई भी राष्ट्र हो, सभी में बेरोजगारी है, गरीबी है, असमानता है, आय की असमानता है, रोजगार के अवसरों की असमानता है, भूख है, बीमारियां हैं, पूंजी का अभाव है, आर्थिक पिछड़ापन है, घटिया जीवन स्तर है। ये सारी चीज़ें प्रत्येक राष्ट्र में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं और प्रत्येक राष्ट्र से छुटकारा पाना चाहता है और आर्थिक विकास के अंतिम चरण में पहुंचना चाहता है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो विश्व के अधिकांश गरीब और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्र हैं, उनके लिए आर्थिक विकास आज भी अवरुद्ध। विकसित राष्ट्र इन चीज़ों को दूर कर लेते हैं, जो कमियां हैं, पिछड़ापन है, घटिया जीवन स्तर है, पूंजी का अभाव है, वो तो दूर कर लेते हैं, लेकिन गरीब राष्ट्रों के सामने ये आज भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा रहता है। तो किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आर्थिक विकास पर जोर देता है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र का विस्तार होता है। जब आर्थिक विकास देश में होता है तो लोगों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की सुविधा मिलती है, क्योंकि नए उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योगों में विविधता आती है, निर्माण के नए नए कार्य होते हैं, नए क्षेत्रों का विकास होता है। इससे लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो अपनी सुविधा, योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य मिल जाता है और रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार जब कार्य मिलता है तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और कार्य क्षमता बढ़ती है तो उत्पादकता बढ़ती है, तो चुनाव क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि देश के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है और राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती जाती है। आर्थिक विषमता में कमी होती है, क्योंकि आर्थिक विकास में सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया जाता है और इसीलिए नियोजनबद्ध तरीके से आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाए। आर्थिक विकास में धन के वितरण को समान और न्यायपूर्ण तरीके से वितरित करने का प्रयास किया जाता है। पूंजी निर्माण और निवेश की दर में वृद्धि। आर्थिक विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे औद्योगिकरण बढ़ता है, जिससे रोजगार बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से बचत बढ़ती है, बचत बढ़ने से पूंजी निर्माण बढ़ता है, क्योंकि पूंजी निर्माण का मतलब होता है पूंजी से पूंजी को आगे बढ़ाना। जब हम निवेश करते हैं उसी से और पूंजी जनरेट होती है, तो पूंजी से ही पूंजी का उत्पादन किया जाता है। इसलिए आर्थिक विकास का अध्ययन आवश्यक होता है। पूंजी में गतिशीलता आती है, जिससे भविष्य में और अधिक पूंजी का निर्माण होने लगता है। तो इसलिए आर्थिक विकास का अध्ययन आवश्यक है। नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा। नियोजित आर्थिक व्यवस्था में कृत्रिम अभावों की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वस्तुओं के और के जो उत्पादन है और जो उनका वितरण है वो सरकार के हाथों में नियोजन अधिकारियों के द्वारा इस पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। गरीब वर्गों के लिए कम दामों पर सामान उपलब्ध कराया जाता है और जो पे कर सकते हैं उनके लिए कीमत ऊंची रखी जाती है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत इन नागरिकों के लिए विशेष तौर पर, स्पेशली जो गरीब नागरिक उनके लिए विशेष सुरक्षा रहती है। प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण होता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है अनेक प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करता है और थोड़े से ही परिश्रम से जीवन निर्वाह संबंधी वस्तुओं का उत्पादन कर लेता है। जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम विस्फोट के बाद वो आर्थिक विकास के आधार पर ही तुरंत ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो गया, तो उस पर नियंत्रण उसने पा लिया। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, क्योंकि विकास बढ़ता है तो जो हमारे बुनियादी उद्योग हैं उनका विस्तार होता है और जो पुराने हैं उनका उनमें सुधार किया जाता है, तो जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। जीवन स्तर में सुधार होता है, गरीबी उन्मूलन में सहायता होती है, क्योंकि लोगों की जब आय बढ़ती है तो आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो नई नई चीज़ें खरीदते, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है, अधिक आराम का जीवन जीने लगते हैं और आराम का जीवन जीने से उनके जीवन में खुशहाली, संपन्नता आ जाती है, गरीबी से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास के माध्यम से हम बहुत सारे परिवर्तन अर्थव्यवस्था में ला सकते हैं और दूसरे राष्ट्रों के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आर्थिक विकास और समृद्धि में क्या कोई अंतर है कि दोनों एक हैं? कुछ अर्थशास्त्रियों के आधार पर इनमें कोई भेद नहीं माना गया है और कुछ अर्थशास्त्री इनमें अंतर मानते हैं। अगर अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं होगा
तो आर्थिक समृद्धि और विकास में कोई बहुत अंतर नहीं मानेगा, क्योंकि वो विकास को ही समृद्धि मानता है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के अंदर इसका अध्ययन करते हैं तो विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर पाया जाता है। शुम्पीटर ने कहा भी है कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल और स्वतः परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक और स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। यानी जब पुराना संतुलन भंग होकर के नए संतुलन की तरफ बढ़ते हैं तो वो विकास कहलाता है, और जहाँ पर संतुलन अपने ऐसी सीमा पर प्राप्त हो जाए जहाँ से अब कोई नया संतुलन स्थापित करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएं तो वो आर्थिक समृद्धि कहलाती है। उर्सुला हिक्स कहती हैं, आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है जहाँ उत्पादन के साधन पहले से ही ज्ञात तथा विकसित होते हैं। इसके विपरीत आर्थिक विकास शब्द का संबंध अल्प विकसित देशों से होता है जहां अशोषित व अर्धशोषित साधनों के पूर्ण प्रयोग व विकास की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। यानी कि आर्थिक समृद्धि, अगर इसको हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है जहां पर विकास पहले से ही अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, और आर्थिक विकास का संबंध अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है जहां पर विकास की अपार संभावनाएं बनी रहती हैं। चार्ल्स किंडरबर्गर ने इस संबंध में उल्लेख किया है कि आर्थिक समृद्धि से अर्थ अधिक उत्पादन से है, जबकि आर्थिक विकास से अभिप्राय अधिक उत्पादन, तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से होता है। यानी आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन को बढ़ाना बस यही एक कार्य रह जाता है, जबकि विकास में हमें बुनियादी सुधार करने होते हैं, नई तकनीक का प्रयोग करना होता है, तब जाकर के हम अधिक उत्पादन करते हैं। क्योंकि इनके पास उत्पादन को बढ़ाने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि में जिस उत्पादन के स्तर पर हम पहुंच गए हैं बस उसी उत्पादन के स्तर को आगे तक ले जाते हैं और उसमें कुछ नवीनता की आवश्यकता नहीं रह जाती है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। कुछ अंतर हैं दोनों में, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, जो कि आपको इन पॉइंट से दिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। दूसरी चीज़ है, आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। यानी आर्थिक समृद्धि जो है, लगातार जब हम आर्थिक विकास करते रहे हैं उसके परिणाम के रूप में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होता है, और आर्थिक विकास में लगातार नवीनता का संचार होता है, नई नई सृजनकारी शक्तियों का जन्म होता रहता है, और वही शक्तियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते विकास के कार्यों को बढ़ाती हैं और परिणति आर्थिक समृद्धि के रूप में होती है। तीसरा पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि स्थैतिक साम्य से, स्टैटिस्टिक इक्विलिब्रियम से है, और आर्थिक विकास प्रावैगिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम से संबंधित है। यानी आर्थिक समृद्धि एक स्थिर स्थिति को, अर्थशास्त्र में स्थैतिक का मतलब बिल्कुल एक जगह पर चिपक के रह जाने से नहीं है कि अब यहाँ से हिल नहीं सकते, बल्कि स्थैतिक का मतलब होता है एक समान गति के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना। प्रावैगिक स्थिति में तेजी आ सकती है, थोड़ा धीमा भी कभी हो सकते हैं, फिर तेज हो सकते हैं, नहीं गतिशीलता बनी रहती है। तो आर्थिक समृद्धि स्थैतिक साम्य से संबंधित है कि इसमें जिस स्तर को हम प्राप्त कर लेते हैं उसी स्तर पर लगातार अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जाती है, जबकि आर्थिक विकास में गतिशीलता रहती है, विकास कभी धीमा भी हो जाता है, फिर गति पकड़ लेता है, लेकिन गति रुकती नहीं है, लगातार आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन। आर्थिक समृद्धि में उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जाता है, क्योंकि तकनीक और सृजनात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं,
फिर केवल एक ही रह जाता है कि जो उत्पादन का हमने तरीका या तकनीक प्राप्त कर ली है, उसी तकनीक पर आगे बढ़ते उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाए, जिससे कि हमें लाभ अधिक से अधिक मिल सके। जबकि आर्थिक विकास में क्या होता है, वहाँ पर अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। इसीलिए ये अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास से संबंधित है, क्योंकि अल्पविकसित राष्ट्र ही वो राष्ट्र हैं जहाँ पर उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहाँ पर पुरानी तकनीक से काम लिया जाता है। इसलिए आर्थिक विकास के माध्यम से हम नवीन तकनीक का संचार करते हैं और संस्थागत सुधार यानी कि अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, परंपरावादी विचार होते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली रहती है, इन सारे बंधनों से हमें मुक्ति चाहिए होती है, तो संस्थागत सुधार होते हैं। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत ये अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी और संस्थागत सुधारों का जो समन्वय चलता है वो आर्थिक विकास में शामिल किया जाता है। 5वां पॉइंट है, आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। यानी आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक रूप से आ गई है। जब हम विकास को आगे करते चले आए हैं तो ये स्वाभाविक क्रम आ गया है और ये क्रमानुसार हुआ है। और स्थिर गति वाला परिवर्तन यानी अब इसकी गति कैसी हो गई, स्थिर, और स्थिर गति के साथ ये व्यवस्था अब आगे बढ़ेगी। लेकिन आर्थिक विकास प्रेरित होता है, असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। एकाएक कोई अन्वेषण हो जाता है, कोई नया अनुसंधान हो जाता है, कोई नया शोध हो जाता है, कोई नया साधन हमको मिल जाता है, तो अर्थव्यवस्था में प्रेरणा मिल जाती, तो प्रेरित हो जाता है। कभी विकास बहुत तेज आगे कभी हो सकता है 10% बढ़ जाए, तो कभी 3% ही बढ़ पाए। तो प्रकृति कैसी होती, असतत होती है, क्रम उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। आर्थिक समृद्धि में आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है तो व्यवस्था इतनी उन्नतशील हो जाती है कि वो परिवर्तन अपने आप ही उसमें समाहित हो जाते हैं। उस उत्पादन प्रक्रिया में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक होता है, तभी विकास होता है। कि जो हम कर रहे हैं उसमें जब तक हम कुछ नवीनता नहीं लाएंगे तब तक विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमको सबसे ऊपर छत पर जाना होता है तो क्रमानुसार जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो विकास कहलाता है, और जब हम छत पर पहुंच जाते हैं वो आर्थिक समृद्धि, यानी हमारा लक्ष्य जो है वो आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना होता है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों से होकर के हम गुजर रहे हैं वो सारे रास्ते हमारे आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आता है कि आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं। इसमें दो तरह के घटक हैं, एक आर्थिक है जो धन से संबंधित है, दूसरे अनार्थिक हैं जो धन से संबंधित नहीं है। आर्थिक घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में होते हैं वो देश अपने आप विकास को प्राप्त कर लेता है। जैसे अप्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? भौतिक अथवा नैसर्गिक संसाधन जो कि प्रकृति की ओर से किसी भी देश को उपहार के रूप में दिए जाते हैं, यानी मनुष्य इनका निर्माण नहीं कर पाता है, ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जैसे भूमि है, खनिज पदार्थ है, वन है, जल संपदा है, वर्षा है। व्यक्ति कितना भी उन्नतशील हो जाए लेकिन वर्षा नहीं करा सकता, वर्षा के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। अच्छी वर्षा, अच्छी कृषि उत्पादन, वर्षा कम होती है तो उत्पादकता का स्तर गिर जाता है। जलवायु है, मिट्टी की बनावट है, भौगोलिक स्थिति है। तो ये प्राकृतिक संसाधन जिस देश के पास जितने अधिक होंगे वो देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास और उन्नति तेजी से कर पाएगा। प्राकृतिक साधनों की देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन देशों के पास ये साधन सीमित होते हैं उनको फिर कृत्रिम साधनों पर निर्भर होना पड़ता है कि मानवीय प्रयत्नों से उन्हें खोजने का प्रयास होता है, परंतु उनका हम नव निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त साधन जिस देश के पास ज़्यादा होंगे उस देश का आर्थिक विकास उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन से तात्पर्य होता है किसी भी देश में रहने वाली कार्यशील जनसंख्या का, क्योंकि मनुष्य तो सभी होते हैं लेकिन वो संसाधन बन पाते हैं, इसमें अंतर होता है कि मनुष्य के रूप में जन्म लिया वो उत्पादकता के स्तर को कुशलतापूर्वक से नहीं बढ़ा पाता है, लेकिन जो कुशल मनुष्य हो जाता है वही संसाधन बन जाता है और वो कार्यशील जनसंख्या होती है। तो श्रम को उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन माना जाता है। मानवीय श्रम
सबसे बड़ी शक्ति होती है जो देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाती है। मानवीय श्रम अगर मानवीय संसाधन के रूप में आगे बढ़ता है, यानी जिसमें शिक्षा का प्रसार, कुशल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, तो वो आर्थिक विकास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाता है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की एक पूर्व आवश्यकता है, क्योंकि जिस राष्ट्र के पास जितनी बड़ी मात्रा में पूंजी निर्माण होता है, आर्थिक विकास का लक्ष्य वो उतनी ही तेजी के साथ पूरा कर लेता है। क्योंकि जिन राष्ट्रों के पास पूंजीगत साधन ज़्यादा होते हैं, उन राष्ट्र का विकास उतना ही तेज होता है। अल्प विकसित राष्ट्र क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों अल्प विकसित है? क्योंकि उनके पास पूंजी निर्माण की दर जो है वो न्यून होती है, उनकी आय कम होती है। आय कम होने से बचत का स्तर कम होता है, बचत कम होने से विनियोग कम होता है, और विनियोग कम होने से पूंजी का निर्माण कम होता है। इसलिए पूंजी निर्माण की दर इनके पास कम रहती है। इसकी वजह से इनका आर्थिक विकास भी धीमी गति के साथ या अवरुद्ध गति के साथ आगे बढ़ पाता है। तकनीकी प्रगति और नवप्रवर्तन, किसी देश के विकास को गति देने में तकनीकी प्रगति और नवप्रवर्तन यानी नए आविष्कार, नए अनुसंधान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस देश में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तेज होती है, वहाँ पर उत्पादन की लागतें घटती हैं और श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, आर्थिक प्रगति में तेजी आ जाती है। जब हम कृषि परंपरागत तरीके से करते हैं तो उसकी लागत भी ऊंची आती है, उत्पादन का स्तर नीचा होता है और किसान को बहुत ज़्यादा फायदा मिल भी नहीं पाता है। और वही हम कृषि क्षेत्र में नए तकनीक का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, नए यंत्रों से कटाई करते हैं, तो उसमें लागत भी कम आती है, उत्पादकता भी बढ़ती है, श्रम भी बचता है, समय भी बचता है और आर्थिक प्रगति भी तेजी के साथ होती है। उद्यमशीलता का भी प्रभाव पड़ता है। देश का संगठनात्मक ढांचा जो है वो आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। जिस देश में वैज्ञानिक प्रगति की तेज होती है, तकनीकी ज्ञान तेज होता है, नवीन खोजों तेजी के साथ बढ़ती हैं, उस राष्ट्र का आर्थिक विकास भी आगे तेजी के साथ बढ़ता है। इसके लिए योग्य, साहसी और उद्यमी मनुष्य चाहिए होते हैं। तो व्यवहारिक रूप से जिस देश के पास योग्य, साहसी और उद्यमी होते हैं, उद्योगों को अपनाने की ताकत होती है, वैज्ञानिक प्रगति को अपनाने की ताकत होती है, नए अनुसंधानों को खोजने की ताकत होती है, तकनीकी ज्ञान का आविष्कार करते, तकनीकी ज्ञान को अपनाने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे देश का आर्थिक विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है। विदेशी पूंजी, अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी कठिनाई है वो पूंजी अभाव है। तो ऐसे में वो अपनी विकास के लिए विदेशी सहयोग, विदेशी पूंजी पर निर्भर हो जाते हैं। बिना विदेशी सहयोगों के इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास असंभव हो जाता है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण इनकी बचत कम होती है और बचत की कमी ये विदेशी पूंजी के आयातों के माध्यम से पूरा करते हैं। इसलिए जिस राष्ट्र को जितनी अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी उपलब्ध हो जाती है, वो राष्ट्र उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए आर्थिक विकास के मुख्य घटकों में विदेशी पूंजी का भी या आयातित पूंजी का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अब कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो अनार्थिक घटक कहे जाते हैं, यानी जिनका धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं सामाजिक तथा धार्मिक घटक। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक नियम होते हैं और कुछ उसकी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। कई बार वो सामाजिक और धार्मिक घटक व्यक्ति के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि उसके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, उसको काम नहीं करने देते, उसकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, उसको आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होने देते हैं और ऐसा व्यक्ति विकास के रास्ते में पिछड़ता चला जाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति पूरे समाज में रह रहे हों तो निश्चित रूप से वो देश भी विकास के मामले में पीछे रह जाता है। कौन कौन सी दीवारें इस रूप में समाज के अंदर आती हैं? अल्प विकसित राष्ट्रों में हम देखते हैं कि वहाँ पर अंधविश्वास बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी लोग कुछ चीज़ों को ऐसा मानते हैं कि कई बार कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और काट गई तो वो काम पे आगे नहीं जाता, घर पे लौटता है, पानी पीता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ऐसे में ऑफिस के लिए वो लेट भी हो सकता है उस दिन उसको छुट्टी भी लेनी पड़ जाए, लेकिन चूंकि वो अंधविश्वास से बंधा है तो ऐसे में वो आसानी के साथ उसको तोड़ना नहीं चाहता है।
रूढ़वादी होता है। जो परंपराएं उसको उसके पूर्वजों से मिलती हैं उसमें वो लेश मात्र भी हलचल बर्दाश्त नहीं करता और उन्हीं रूढ़ियों में जकड़ा हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जाति प्रथा, हमारे यहाँ जाति प्रथा या जो अल्पविकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर ये कुप्रथा भी विकास को प्रभावित करती है। ऊंच नीच का भेद रहता है, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, कोई किसी को छूना नहीं चाहता, कोई किसी के विचारों से सहमत नहीं होता है। तो इस तरह की भावनाएं पाई जाती। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, उसमें कई बार रोजगार के अच्छे अवसर दूर में मिलते हैं, लेकिन कभी परिवार के बाबा रोक देते हैं, कभी परिवार के पिता रोक देते हैं, उसको बाहर रोजगार के अवसरों को तलाशने नहीं जाने देते हैं। परिणाम क्या निकलता है, वो उसी गांव में रह कर के जीवन पर्यंत बेरोजगार का जीवन जीता रहता है। उत्तराधिकार के नियम होते हैं, जैसे उत्तराधिकार के नियमों के अंतर्गत संपत्ति, कृषि जोतों का लगातार बंटवारा होता चला जाता है। उसमें जोतों का आकार छोटा हो जाता है, उत्पादकता का स्तर गिर जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उत्तराधिकार के नियमों से बंधे होने के कारण इनको अपनाता है। भूमि व संपत्ति के प्रति मोह, कई बार गांव में बहुत बड़ा मकान है तो उसका मोह ऐसा रहता है कि संपत्ति को कोई ले लेगा, वो बड़े शहरों में जाकर के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाकर के रोजगार के नए अवसरों की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है। वो मोह उसको पीछे ही छोड़े रहता है और अपनी प्रगति को स्वतः ही समाप्त कर देता है। नवीनता का विरोध, कई बार नवीन तकनीक का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी नई चीज़ें आती, नई सृजनात्मक चीज़ें आती हैं वो पुराने के विरोध में ही आती हैं। उस रूढ़वादी होने के कारण वो पुराने का विरोध नहीं कर पाता है, इसलिए नवीनता का विरोध करना शुरू कर देता है। इससे वो पिछड़ेपन में ही जीता रहता है। सामाजिक अपव्यय, कई बार हमारे यहाँ कुछ सामाजिक बंधन ऐसे हैं, कुछ सामाजिक संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल अपव्यय कराते हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते अल्पविकसित राष्ट्रों के निवासी इन सामाजिक अपव्ययों को हंसते हंसते पूरा करते हैं। कई बार देखा जाता है, कहने के लिए परिवार गरीब होता है लेकिन बड़े आराम के साथ सारे संस्कारों को पूरा करता है, यानी जीवन पर्यंत वो कितने लाख खर्च कर देता है उसे खुद ही पता नहीं रहता है, और सारा का सारा खर्चा कैसा होता है, अनुत्पादक होता है। तो ये सामाजिक अपव्यय हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण होते हैं। तो अल्पविकसित राष्ट्रों में कुछ ऐसे सामाजिक और संस्थागत तत्व होते हैं जो उसके आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण के रूप में पाए जाते हैं। राजनीतिक घटक, कुछ राजनीतिक घटक भी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि देश में राजनीतिक स्थिरता है, शांति है, सुरक्षा है, सरकार के प्रति जनता में विश्वास है, तो उस देश में आर्थिक समृद्धि कार्य तेजी से चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर ये हलचल है वहाँ पर आर्थिक समृद्धि हतोत्साहित होती है। जहाँ पर उद्योगपतियों पर हमला होता है, अपहरण किया जाता है, उनके विरुद्ध साजिश चलती रहती है, पुलिस का, प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाता है, ऐसी जगह पर उद्योगपति निवेश नहीं करना चाहता है, और जब निवेश नहीं होता है तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता, वहाँ पर रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र पिछड़ता जाता है। तो राजनीतिक रूप से स्थिरता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक संरक्षण में ही कार्य करना पसंद करता है। जहाँ पर असुरक्षित वातावरण रहता है, जहाँ पर अशांति रहती है, दंगे का खतरा है, युद्ध का खतरा है, जनता के ऊपर आक्रमण करने का अधिकार रहता है, ऐसी स्थिति में कोई भी उद्योगपति पूंजी का निवेश करना पसंद नहीं करता है और वो क्षेत्र लगातार पिछड़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक विकास हतोत्साहित होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी तब तक विकास कार्य सुगमता के साथ नहीं आगे बढ़ पाएंगे। संसार के जितने भी देश हैं उनमें राजनीतिक शांति और स्थिरता होनी चाहिए, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए, विदेशी पूंजी का प्रवाह लगातार होना चाहिए, विदेशी व्यापार में शामिल होना चाहिए, उसमें संभावनाएं अधिक होनी चाहिए, जिससे विकास के कार्यों में सरलता और सुगमता रहे, तभी आर्थिक विकास आगे बढ़ पाता है। हो सकता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे ना हो, लेकिन व्यापार की गुंजाइश अच्छी हो, लेकिन संबंध अच्छे होने के कारण हम उनसे व्यापार नहीं कर पाते हैं। इससे हमें दूर देशों के साथ व्यापार करना पड़ता है, तो परिवहन लागत का भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शत्रु और मित्र राष्ट्र बन जाते हैं
जो कि कहीं न कहीं आर्थिक विकास के रास्ते में बाधक बनते हैं। मित्र राष्ट्र तो विकास में सहायता करते हैं, लेकिन शत्रु राष्ट्र लगातार अड़चनें पैदा करके विकास कार्यों को बाधित करते हैं। विकास की आकांक्षा, एक देश की आर्थिक समृद्धि जो है वो वहाँ के निवासियों के विकास की आकांक्षा और इच्छा पर निर्भर करती है। अगर वहाँ के निवासी विकास की आकांक्षा रखते हैं तब तो विकास तेज गति के साथ होगा, और विकास की आकांक्षा नहीं रखते हैं, इच्छा शक्ति उनकी दृढ़ नहीं है, तो विकास कार्य पीछे होते चले जाएंगे। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अल्पविकसित देशों के जो निवासी होते हैं वो आलसी और भाग्यवादी हो जाते हैं। यानी उनके अंतर्गत उनके मन में ये बात रहती है कि ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे, वही हमारे परिवार की देख रेख करेंगे, वही हमारे बच्चों के लिए उन्होंने पहले ही सोच रखा होगा, जो होना है वही होगा। तो वो इतने भाग्यवादी हो जाते हैं कि अपने कर्म को भी भाग्य पर छोड़ देते हैं। यानी जो उनके पास कर्म के रूप में हाथ दिए गए हैं उन हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मुंह का प्रयोग करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन दो हाथों के माध्यम से समाज की उत्पादकता में अपना कोई भी योगदान देना पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण है कि उनके अंदर आलस रहता है और आलस के कारण वो भाग्यवादी या ईश्वरवादी हो जाते हैं। और जहाँ व्यक्ति के अंदर आलस आ जाता है, भाग्यवादिता आ जाती है, वहाँ पर कर्म पीछे चला जाता है। और देश जब तक कर्म प्रधान नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास की गति मंद रहेगी। तो इसलिए आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में, अनार्थिक घटकों में विकास की आकांक्षा भी बहुत बड़ा तत्व होते हैं। हम जापान का उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी आपदा आई थी, परमाणु बम विस्फोट एक नहीं दो बार हुए थे, लेकिन वहाँ के जो निवासी थे उनमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ललक थी, अपने देश को आगे बढ़ाने की ललक है। जर्मनी और जापान दोनों इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। वहाँ के निवासियों में अपने देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की आकांक्षा है, इच्छा शक्ति है। इसीलिए इतने परेशानियों के बाद भी जर्मनी में जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन जो वहाँ का जनमानस है वो विकास की आकांक्षा रखता है और इसी कारण विकास को तेज गति के साथ आगे बढ़ाता है। और जापान और जर्मनी दोनों विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो विकास की आकांक्षा रखना, कर्म को महत्वपूर्ण मानना, भाग पर भरोसा न करना, ये आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण हैं। कर्मयोगी बनकर के विकास को राष्ट्र के नागरिक आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में कई प्रकार के कारक और कई प्रकार के प्रयास, इन सभी का जब संयुक्त मिश्रण होता है तभी विकास के रूप में उसका प्रतिफल हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये कहा जाए कि कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा निर्धारक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अभी आपने दोनों देखे, आर्थिक भी देखा और अनार्थिक भी देखा। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने में जितना योगदान अर्थ से संबंधित तत्वों का यानी आर्थिक घटकों का है, उतना ही बड़ा योगदान अनार्थिक तत्वों का भी होता है। आपके पास पैसा है, मानव संसाधन भी है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति अगर काम नहीं करना चाहता है, कर्मयोगी नहीं है, तो भी आप आर्थिक विकास को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको बताया कि विकास और समृद्धि क्या होता है, क्योंकि आम तौर पर या आम भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में आर्थिक विकास और समृद्धि को, आर्थिक समृद्धि और विकास को एक ही माना जाता है, यानी दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं और साधारण व्यक्ति दोनों को एक ही मान करके चलता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकता है कि विकास वो रास्ता है जिस पर आप लगातार चलते हैं, उतार चढ़ाव भी आता है, 2 मिनट आपको रुकना भी पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर रुक सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन निरंतर चलते रहते हैं, तो ये विकास कहलाता है। और आर्थिक समृद्धि आपका लक्ष्य या उद्देश्य होता है जिसको कि आपको प्राप्त करना होता है। और जब तक आप अपने आर्थिक समृद्धि रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब तक विकास को रोकना नहीं होता है। इसमें निरंतरता रहनी चाहिए, क्रमबद्धता रहनी चाहिए, दीर्घकालीन रहना चाहिए और लगातार
चलते रहने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। विकास पर चलकर के ही आप आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और अल्पविकसित राष्ट्र भी आर्थिक विकास इसीलिए करते हैं कि वो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अंतिम लक्ष्य आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना होता है। इसलिए आर्थिक विकास और समृद्धि के बीच में अंतर पाया जाता, अंतर बारीक है, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। अब प्रश्न आता है इसके अंतर्गत कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कि सबसे पहले है कि आपसे अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। आर्थिक विकास की परिभाषा में हमने आपको बताया है कि 3 वर्गों में बांट करके परिभाषित किया जाता है। एक वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित परिभाषा, दूसरी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से संबंधित परिभाषा, और तीसरी है सामान्य कल्याण या जनमानस के कल्याण में वृद्धि से संबंधित परिभाषा। इन तीनों को आपको परिभाषित करते हुए लिखना है। आर्थिक विकास से क्या समझते हैं, उन घटकों की विवेचना कीजिए जो एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने आपको भी घटक बताए हैं, आर्थिक घटक बताए और अनार्थिक घटक बताए हैं। आर्थिक घटक धन की क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें धन का बीच में माध्यम बनता है, और अनार्थिक घटक आपके जिसमें धन का कोई योगदान नहीं, देश के नागरिकों के माध्यम से विकास होता है। तो दोनों को आपको लिखना है। आर्थिक समृद्धि और विकास में अंतर बताइए। आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये भी अभी हमने आपको बताया कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है और वृद्धि को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। छोटे आंसर, शॉर्ट आंसर आपके बनते हैं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास की विशेषताएं बताइए। इसमें आप लिखेंगे दीर्घकालीन होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। आपको विशेषताएं बताई हैं अभी। आर्थिक विकास एवं समृद्धि में क्या अंतर पाया जाता है, विकास और समृद्धि के बीच में क्या अंतर है, कि विकास पर चलकर के ही समृद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य समृद्धि है और आर्थिक विकास आपका रास्ता है जिसको तय करके ही हम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास अल्पविकसित देशों के विकास से संबंधित है और आर्थिक समृद्धि विकसित राष्ट्रों के विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास के निर्धारक घटकों को बताइए। अभी आपको बताया आर्थिक घटक जिनमें धन का बीच में धन आता है, धन का प्रयोग होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है, ऐसे तत्व जो विकास के निर्धारक है, विकास को आगे बढ़ाते हैं, उनका उल्लेख करना है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक घटक अभी बताया, रूढ़वादिता है, अंधविश्वास है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, आलसी मनुष्य हैं, भागवादी मनुष्य हैं, मानवीय संसाधन ना होना है। ये बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अनार्थिक घटकों में आते हैं, जिनका धन से या अर्थ से कोई खास तात्पर्य नहीं होता है। ये सारे तत्व मिलकर के कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये चैप्टर आपको आज विस्तार के साथ बताया कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है, कैसे इसको प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट टर्न पे आपसे दूसरे विषय पर बात करेंगे।